मैं रेनू मैम आपकी हिंदी अध्यापिका। बेटा आज हम कक्षा 8 का पाठ 3 संधि करेंगे। तो संधि की परिभाषा, संधि का अर्थ है मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। तो दो वर्णों के पास पास होने के कारण जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। कि दो वर्णों के पास पास में होने के कारण जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। कि वर्णों का जब मेल होता है तो वो क्या कहलाती है? आपकी संधि कहलाती है। अब है संधि विच्छेद। संधि युक्त शब्द को अलग अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। कि जो संधि का शब्द था उसको अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संधि विच्छेद कहलाती है। जिस प्रकार से हमने वर्ण विच्छेद किया था कि वर्णों को अलग अलग करना, तो संधि में शब्दों को अलग अलग करके जो परिवर्तन आता है, अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? हम संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के भेद। अब संधि के भेद कितने हैं? संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। कि स्वर संधि में क्या होगा? स्वर का स्वर से मेल होगा और जो परिवर्तन होगा यानी वो ही स्वर संधि कहलाएगी। जैसे रवि प्लस में इंद्र, तो ई और ई दोनों स्वर हैं, तो दोनों स्वरों के मेल से बड़ी ई बन गया, तो यह है आपकी स्वर संधि। अब है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद हैं? जो स्वर संधि है उसके 5 भेद हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के भेद को ही करते हैं। तो सबसे पहली हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है? जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। तो दीर्घ संधि का नियम क्या है बेटा आपका? कि दीर्घ संधि के अंदर ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो या दीर्घ या ह्रस्व स्वर हो, जब दोनों मिलेंगे, स्वर आपस में मिलेंगे, तो उनका क्या हो जाएगा? दीर्घ ही हो जाएगा। दीर्घ स्वर आपको पता है कौन से? यानी आ, ई, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है। तो यहाँ पर उनका बड़ा दीर्घ ही हो जाएगा। जैसे ए और ए मिलकर क्या बनेगा? आ बनेगा। जैसे पीत प्लस अंबर, पीतांबर, ठीक है। ए और आ मिलकर बनेगा आ। भोजन प्लस आलय, भोजनालय। आ प्लस में ए भी क्या बनेगा? आ। जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। आ और आ मिलकर भी क्या बनेगा? आ। महा प्लस आत्मा, महात्मा। इसी तरह से इसमें ई का नियम है कि ई प्लस में ई, बड़ी ई। रवि प्लस में इंद्र, रविंद्र। छोटी ई प्लस में बड़ी ई। मुनि प्लस में ईश, मुनीश्वर। बड़ी ई प्लस में छोटी ई, बड़ी, यानी क्या हो जाएगा? उसका दीर्घी हो जाएगा। पत्नी प्लस इच्छा, पत्नीच्छा। ई और ई, बड़ी ई। रजनी प्लस ईश, रजनीश। ऊ में भी सेम यही नियम है कि कोई भी ऊ आगे चाहे छोटा ऊ हो चाहे पीछे छोटा ऊ हो, उनका बनना क्या है? आपका दीर्घ ही बन जाएगा। जैसे भानु प्लस उदय, भानुदय। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। अब है आपकी गुण संधि। गुण संधि का नियम क्या है आपका? कि ए या आ का मेल जब ई या ई से होने पर, कि आगे जो प्लस से पहले है वहाँ तो हो आपका ए या आ, और प्लस के बाद में हो ई या फिर बड़ी ई। ऐसा होने पर दोनों का क्या बन जाता है? ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए हो बन जाएगा। और दूसरा नियम है इसका कि ए और आ के बाद में, यानी प्लस से पहले ए और आ और प्लस के बाद में ऊ और बड़ा ऊ होने पर, यानी दोनों में से कोई भी होने पर क्या बन जाएगा? उसका ओ बन जाएगा। और ए और आ के बाद में री होने पर उसका क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। जैसे राजा प्लस इंद्र, प्लस से पहले ए फिर ई, दोनों का क्या बन गया? अय। तो राज किसकी मात्रा लग जाएगी? अई की। राजेंद्र क्या बन गया? राजेंद्र। ऐसे देव प्लस इंद्र क्या बन गया? देवेंद्र। ऐसे ही गण प्लस ईश, गण प्लस ईश क्या बन गया? गणेश। परम प्लस ईश्वर क्या बन गया? परमेश्वर। ऐसे ही ओ के लिए पर प्लस उपकार, ए और ऊ मिलकर क्या बनेंगे आपके?
ओ बनेंगे, क्या बन गया, परोपकार। विवाह प्लस में उत्सव, विवाह उत्सव। ए और ऊ क्या बन गए, ओ, तो विवाह है में किसकी मात्रा आ जाएगी आपके, ओ की, ऊ हट जाएगा, बचा हुआ उत्सव। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी देख लो एक बार कि महा प्लस उत्सव क्या करना है अब हमें, कि आ और ऊ को ओ बनाना है, तो मैं है में किसकी मात्रा आ गई, ओ की, ऊ हमारा हट गया, बचा हुआ उत्सव क्या बन गया आपका, महोत्सव। आगे है आपके ए और री होने पर क्या बन जाएगा उसका, अर बन जाएगा। तो राज प्लस में ऋषि क्या बन गया, राजर्षि। की रे है उसको हमने क्या बन गया, आधार है तो ऊपर वो लग गया। ऐसे ही देव प्लस ऋषि, देवर्षि। ऐसे ही अगर आ होता है तो भी अर ही बनेगा, इसलिए महा प्लस ऋषि क्या बन गया आपका, महर्षि। अब है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है कि जब पहले शब्द के अंत में ए और आ का मेल ए और ऐ से हो तो ऐ हो जाता है, और ऐ और आ का मेल ओ और औ से होता है तो औ बन जाता है। तो इसके दो नियम आपके कि ए और आ का मेल ए और ऐ से होता है तो ऐ बनेगा, और ए और आ का मेल ओ और औ से होगा तो क्या बनेगा, औ बन जाएगा। जैसे एक प्लस में एक क्या बन गया, एक एक, कि यहाँ पर ए और ए दोनों का क्या बन गया, ऐ। तो एक है किसकी मात्रा लग गई, ऐ की, ये मात्रा हट गई हमारी और क्या बन गया, एक एक। ऐसे ही तथा प्लस एव में आ और ए क्या बन गए, ऐ बन गया, तो तय थे ऐ की मात्रा और फिर व तथेव। ऐसे ही ओ के नियम देखिए, दंत प्लस में ओष्ट क्या बना, दंतोष्ट। कि ए और ओ मिलकर औ बन गए। महा प्लस में ओज, आ और ओ बनकर औ, महोज। ठीक है बेटा, अब है हमारी यण संधि। यण संधि का नियम क्या है कि ई या ई, ऊ या ऊ तथा री से परे असमान स्वर का मेल होने पर ये व रे ले हो जाता है। यानी नियम क्या है आपका कि ई और ई यानी छोटी बड़ी के साथ में कोई भी असमान स्वर होता है तो ई का बनेगा ये। ठीक है, और ऊ और ऊ के साथ में कोई असमान स्वर से मतलब है कि ऊ और ऊ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर होने पर ऊ और ऊ का क्या बन जाएगा, व बन जाएगा, और री का क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। जैसे इति प्लस यति प्लस अपि, यदि प्लस अपि। तो यहाँ पर हमारा नियम है कि ई प्लस में ए, आगे इस असमान स्वर इसका क्या बन गया, यह बन गया, तो यह, फिर द कैसा हो गया हमारा, आधा, क्योंकि हमने ई की मात्रा को हटाया। ई का क्या बनाना है, हमें यह बनाना है, तो ये बन गया आपका यद्यपि। इसी प्रकार से इति प्लस में आदि, इत्यादि। और इसको जब पहचानने का नियम है आपका कि वो किस तरह से, कि जब संधि विच्छेद का जो शब्द होता है उसको पहचान, संधि जब करी हुई होती है उसको पहचानेंगे हम कि किसी भी ये और वैसे पहले कोई आधा अगर व्यंजन आता है तो वहाँ पर क्या होगा आपका, यण संधि होगी। ऊ का नियम देख लो, इसके अंदर आपका कि ई और ऊ होने पर, ये आपका ई का नियम है। ये देखिए एक बार, जैसे इति प्लस में आदि। ठीक है, तो हमारा नियम है कि हमें ई को क्या बनाना है, यह बनाना है। ई को क्या बनाएंगे, ये हलंत वाला, यानी उसमें कोई भी स्वर नहीं है। ई हमने लिखा, अब हमारा तय, क्योंकि हमने इसमें से स्वर निकाल लिया तो तय कैसा हो गया हमारा, आधा, तो तय आधा। अब आगे क्या लिखेंगे हम, ये। अब ये में किसकी मात्रा लगाएंगे, जो भी मात्रा बेटा आगे लगी होगी वो मात्रा ये में लग जाएगी, तो क्या लगी, या और दी, ये बन गया इत्यादि। ऐसे ही देखो शब्द है प्रति प्लस में एक, प्रति प्लस में एक। अब इसमें ई हमने निकाला, ई का बनाया हमने ये। ठीक है, तो प्रति प्रय हमारा ऐसा कैसा हो गया, तय कैसा हो गया, आधा। फिर लिखेंगे हम ये। अब ये में क्या करेंगे हम, जो प्लस के बाद में जो भी मात्रा होगी वो ये के अंदर लग जाएगी, तो ये बन गया हमारा प्रत्येक। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो ऊ का नियम है वो है सु प्लस में आगत, सु प्लस में आगत। ऊ का हमने क्या बनाना है, व। से कैसा रह गया हमारा,
आधा, बचेगा व। अब व में वो ही मात्रा लगेगी जो प्लस के बाद में है। ये बन गया आपका स्वागत। ऐसे ही सु प्लस में अच, सु प्लस में अच क्या बन गया आपका स्वच्छ, स्वच्छ। तो इस तरह से ये बन गया आपका स्वच्छ। इसलिए आपको ये सारे नियम जो आज मैंने करवाए हैं यण संधि तक, वो सभी आपको अच्छे से याद करने हैं, पढ़ने हैं। और नोटबुक में आपको जो आपके प्रश्न बनने हैं वो प्रश्न करने हैं कौन कौन से, कि संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। ये चारों प्रश्न आपको नोट करने हैं। Teacher in MLP School Rajpura. So let's start our today's class. In the previous class we discussed about the exercise 5.2 and 5.3 also, and we did 2 questions of exercise 5.3 also. So in the 1 or 2 questions we have to find the missing letters in the addition or in subtraction and multiplication also. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट में सीरीज फाइंड करनी है और हमें डिवीजन में नंबर्स लेटर्स कैसे फाइंड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। सो फर्स्ट में हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कंप्लीट द सीरीज, मतलब सीरीज जब भी हमारे पास, मैं ऑलरेडी रीजनिंग में आपको करा चुकी हूँ, तो सीरीज हमें कंप्लीट करनी है तो हमें वहाँ पे क्या करना है, एक पैटर्न ढूंढना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न देखो, यहाँ सबसे पहले 0 से 2, मतलब डिफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 का आ रहा है, फिर उसके बाद 4 का, फिर उसके बाद 6 का, मतलब यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 और 6 के बाद क्या आ जाएगा 8 और उसके बाद 10। तो मतलब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का 8, तो 20 माइनस 12 8 हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 10, तो मतलब 30। तो मिसिंग टर्म्स क्या आ गई यहाँ पे 20 और 30। ठीक है, अगर एडिशन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला अगर हमारे पास सीक्वेंस ना बने, सीरीज ना बने, तो हम क्या करते हैं, उसके बाद एडिशन देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद स्क्वायर में भी, डिवीजन में भी, किसी भी तरीके से वो हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब हमारे पास है, इनका हमने वहाँ पे इनका डिफरेंस करा 7 हुआ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 में से 8 माइनस करा 19, इसका हो जाएगा अब हमारे पास 37। सो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम कुछ और ट्राई करेंगे, प्लस करने पे भी हमारे पास कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 1 + 8 9, 9 3 अगर हम 27 करते हैं तो उसके बाद 8 + 7 कितना हो गया हमारे पास 35, 35 में 36 का भी हमारे पास 72 बन जाता है, तो वो तो पैटर्न बन नहीं रहा है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ देखो ये हमारे पास दिख रहा है 2 का क्यूब है, ये हमारे पास 3 का क्यूब है, ये हमारे पास 4 का क्यूब है दिख रहा है, और ये 1 जो है वो 1 का क्यूब है। ठीक है, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को तो यही नंबर आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 5 का क्यूब होगा और यहाँ पे 6 का क्यूब होगा इस अकॉर्डिंग। ठीक है, अब 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का होगा 216। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब का कैसे आइडिया है, स्क्वायर तो यहाँ दिख नहीं जाता, क्योंकि स्क्वायर के लिए क्या होता है 25 होता है, या यहाँ पे क्या होता है 4 9 16 ऐसे होते हैं, लेकिन क्यूब दिख रहे हैं हमें, और क्यूब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर्स में। सो यहाँ पे क्या लगेगा, क्यूब वाला पैटर्न बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास है 3 6 12 24। यहाँ देखो अगर हम डिफरेंस करें 3, इसके बाद 6 और इसके बाद यहाँ पे कितना है 12, तो यहाँ डिफरेंस अगर हम देखें तो यहाँ कुछ बन रहा है क्या, वैसे देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा कितना हो जाएगा 48, और 48 2 जा कितना हो जाएगा 96। तो ये पैटर्न बन गया हमारे पास। इसके अलावा कुछ यहाँ से भी अगर हम देखें डिफरेंस, तो यहाँ पहले कितने का हो रहा है 3 का डिफरेंस, देन 6 का, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 6 के बाद 3 के बाद 6 हुआ है, तो 6 के बाद क्या होगा 9 नहीं होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन में देखना। ठीक है, तो उसके बाद 12 का डिफरेंस होगा, 12 के बाद हमारे पास कितने का होगा 24 का डिफरेंस, इनका माइनस करोगे हमारे पास वही आएगा। इसके बाद 12 का डिफरेंस आएगा और उसके बाद 24 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिवीजन, और इन डिवीजन में अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेटर्स फाइंड करने हैं। लेटर्स में हमारे पास A B C D E F G तक है। ठीक है, ये फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते थे हम, यहाँ पे अगेन एक और रो बनाएंगे और जो मिसिंग टर्म्स है उनको एज इट इज यहाँ पे कर लेंगे। 9 यहाँ पे डिवाइड करना है, 1 है फर्स्ट, सेकेंड हमें फाइंड करना है, थर्ड वन इज दिस, और अगर हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद जो है जिससे डिवाइड हो रहा है वो हमारे पास ये ही बना है। इसके बाद ये दोनों वैल्यूज भी क्या है मिसिंग है, और इन दोनों का माइनस करने पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है F, जो कि मिसिंग है। और इसके बाद ये जो 2 है यहाँ पे पुट करा है। ठीक है, इसको किस में से माइनस करा है 18 में से। उसके बाद आंसर क्या आ रहा है G, जो कि हमें फाइंड करना है, और 5, और यहाँ पे -45 0। ठीक है, तो यहाँ सीधा सीधा देखो, यहाँ पे अगर यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे
45 भी होगा तभी रिमाइंडर 0 हो सकता है, क्योंकि 45 में से 45 माइनस करोगे तभी 0 होगा। तो यहाँ पे तो बन गया अब हमारे पास 45, ठीक है। जी वाली टर्म हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। नेक्स्ट अब देखते हैं 9 बन जा कितना होता है 9, यही होता है ना, फर्स्ट नंबर से ही तो डिवाइड पहले मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ आ गया हमारे पास 0 9, दैट मीन्स डी और ई में हमारे पास डी आ गया 0 और ई क्या हो गया 9, ठीक है। अब हमें प्लेस क्या करनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू और ये दोनों नहीं पता तो हम कैसे बताएंगे यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे देखो 9 का किससे मल्टीप्लाई करें, 18 आ जाए, क्योंकि यहाँ देखो जो रिमाइंडर आता है वो तो यही वैल्यू होती है, ठीक है। और जो उसके बाद डिवाइड, जो जिससे हम वो कर रहे हैं डिवाइड, उसका जो मल्टीपल होता है वो नीचे लिखते हैं, तभी तो उसे माइनस करते हैं। तो यहाँ मल्टीपल कितना है 9 2 जा 18 होता है, तो यहाँ आ गया 2, ठीक है। अब 18 को किसमें से माइनस करें जिससे आंसर क्या आ जाए हमारे पास 4, बिकॉज 5 तो यहाँ पे टर्म है, ठीक है। 5 हमारे पास यहाँ पे टर्म है तभी वो लास्ट में यहाँ पे आई है, तो इसका मतलब हमें बी भी पता चल गया कितना है 5 है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास इसमें से यहाँ 2 है और यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी जिसमें से हमें 18 माइनस करना है, जिससे आंसर क्या है 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 22 ही होगा। यहाँ 22 हो गया, दैट मीन्स अब इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो किसमें से हम 9 को माइनस करें 2 आए 11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आ गई 1, डी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 0, ई की वैल्यू यहाँ पे 9, एफ की वैल्यू 2, जी की वैल्यू क्या आ गई 4 और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 और सी विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ क्या देखा था 45 दिख रहा था, अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब 45 में से 45 भी माइनस हुआ होगा, 9 5 45 करेक्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे ऊपर जाते हैं इससे, तो यहाँ पे 18 हो रहा था, तो हमें पता है कि 9 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तभी 18 होगा और वो सेकंड नंबर पे ही है, क्योंकि डिवीजन में यहाँ पे सिर्फ 3 स्टेप हुआ, उनमें से सेकंड स्टेप जो मिसिंग है और हमें उसकी वैल्यू खुद निकालनी है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 18, तो 9 2 जा कितना होता है 18, हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब 18 में से अब हमें क्या माइनस करें जिससे क्या आ जाए 4 आ जाए, और लास्ट में वैल्यू यहाँ पे 2 दिख रही थी तो वो 22 ही हो सकता है, इसके अदरवाइज तो कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहाँ 22 आ गया, इसका मतलब हमें एफ पता चल गया, ठीक है। अब 9 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगी वैल्यू 9, ठीक है। तो 0 9 लिख सकते हैं उसको। अब हमें किस में से 9 माइनस करें जिससे क्या हो जाए 2 आ जाए, और यहाँ पे वैल्यू क्या थी 1 1 था और आगे हमें बनाना था कुछ वैल्यू, तो यहाँ क्या होगा 11 में से हम 9 माइनस करेंगे जिससे क्या होगा आंसर 2 आएगा, ठीक है। सो नाउ लेट नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर। हमें क्या करना है यहाँ पे मैजिक स्क्वायर को कंप्लीट करना है। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसका हमारे पास रूल क्या होता है सम ऑफ रोज मतलब ये हमारे पास है, इनका जो सम होगा, सम ऑफ कॉलम मतलब इनका जो कॉलम का सम होगा, सम ऑफ डायगोनल मतलब ये सब का सम क्या होता है हमारे पास इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका हमारे पास जैसे एग्जाम्पल है, इसका क्या है 8 + 3 11 और प्लस 15 यहाँ पे है, तो मतलब इन सबका सम क्या होगा 15 होगा हर किसी में, ठीक है। और हमें मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी है, तो हम क्या कर लेते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है। हमें ये फाइंड करने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो रो या कॉलम या डायगोनल उठाते हैं जिसमें तीनों वैल्यूज बताओ, ताकि हमें क्या पता चल जाए इन सबका सम पता चल जाए। तो यहाँ पे हमें दिख रही थी यही कॉलम पता है, तो इसमें तीनों वैल्यूज पता है, तो 8 + 3 + 4 कितना हो गया यहाँ पे 15, मतलब हर किसी का सम अब क्या होगा 15 होगा। अब हम वो वैल्यू वो टर्म या रो उठाते हैं जिसमें क्या होगा हमें 2 वैल्यूज पता और एक वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे अब हमें दिख रहा है सीधा सीधा कि हमें ए फाइंड करना है और 2 वैल्यूज पता है, मतलब a + 1 + 8 किसके इक्वल हो जाएगा 15 के इक्वल, बिकॉज सम ऑफ रोज जो भी हमारे पास आई सारे किसी के इक्वल होगा, रोज और कॉलम दोनों की सम के। तो a यहाँ से कितना हो गया 15 में से 9 माइनस कर दिया, कितना आ गया 6, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं b + c + 3, लेकिन हमें तो क्या चाहिए थी यहाँ पे 2 वैल्यूज पता होनी चाहिए और एक अननोन होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 अननोन है। आगे करते हैं 2 + d + 4, यहाँ 2 वैल्यूज पता है तो d की टर्म निकाल सकते हैं, 2 + d + 4 दैट विल बी इक्वल टू अगेन 15। d कितना हो जाएगा 15 में से क्या माइनस करेंगे हम 6, आ गया आंसर क्या 9, तो मतलब d आ गया हमारे पास 9, ठीक है। अब हम जाते हैं u तो हो गया है, अब ऐसे करते हैं कॉलम वाइज में। अब हमने देखा यहाँ पे a आ गया है, b हमें निकालना है और 2 वैल्यू मतलब यहाँ 2 पता है और 1 निकालना है, तो क्या हो जाएगा 6 + b + 2 दैट विल बी इक्वल टू 15। तो यहाँ क्या हो जाएगा b इक्वल टू 15 में से क्या माइनस करेंगे 8 एंड दैट विल बी इक्वल टू 7, ठीक है। नेक्स्ट में अब हम मूव करते हैं यहाँ पे इसमें, तो यहाँ पे 1 पता है, 9 यहाँ d की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुकी है, तो c वैल्यू पता करनी है जो कि a की वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू अगेन 15, तो c क्या आ जाएगा हमारे पास 15 - 10 दैट विल बी इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज निकाली, यही निकालनी थी हमें सारी, b क्या है यहाँ पे 7, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मैजिक स्क्वायर नंबर। सो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू गॉट ऑल द कंटेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Good morning students.
Welcome to our online classes. This is for class 8. In previous class we have completed our 28th chapter of civics and today we start our 29th chapter. In this class we do the short and long question answer of this chapter because we do the exercise of this chapter in previous classes. Now our first short question is, what do you mean by sovereign? कि आप सोवर्जियन से क्या समझते हैं? द टर्म सोवर्जियन सिग्निफाइज इंडिपेंडेंस. कि सोवर्जियन टर्म का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता, आज़ादी. सेकेंड, इट मीन्स दैट इंडिया इज़ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल. कि भारत बाहरी जो कंट्रोल है, बाहरी जो अधिकार है उनसे मुक्त है. थर्ड इज, इंडिया हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट विच मेक्स हर ओन लॉज एंड गवर्न हर ओन सिटीजन. भारत के पास खुद की सरकार है जो वहाँ के नियम बनाती है और वहाँ के लोगों को गवर्न करती है, उनके ऊपर राज्य करती है. क्योंकि अपना इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए हमारे देश की एक सरकार है, एक गवर्नमेंट है. वो गवर्नमेंट हमारे लिए लॉज बनाती है, नियम बनाती है और हमारे देश के लोगों के ऊपर शासन करती है. आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिस्ट? कि आप सोशलिस्ट से क्या समझते हैं? आंसर इज, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टर्म इज, इस टर्म का क्या उद्देश्य है? जो सोशलिस्ट शब्द है, समाजवाद जो शब्द है, समाजवादी जो शब्द है, उसका क्या उद्देश्य है? इस टर्म का क्या उद्देश्य है? प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी. कि सामाजिक और आर्थिक, सोशल मतलब सामाजिक एंड इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, इक्वलिटी मतलब समानता, कि सामाजिक और आर्थिक समानता. सेकेंड पॉइंट इज, सोशल इक्वलिटी मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट द बेस ऑफ देयर कास्ट, कलर, सेक्स और रिलीजन. कि सभी लोगों के अंदर जो इक्वलिटी होगी, समाज में सभी व्यक्ति एक तरीके से ही, ऑल सिटीजन्स, बिना किसी विदाउट द बेस ऑफ देयर, मतलब कि इक्वल ट्रीट किए जाएंगे बिना भेदभाव किए. किस किस के अंदर? कास्ट के अंदर, कलर के अंदर, सेक्स और रिलीजन के अंदर. थर्ड इज, इकोनॉमिक इक्वलिटी रेफर्स टू फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग ऑल पीपल. कि सभी लोगों के बीच में जो धन है वो समान रूप से बटा हुआ होगा. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलर? सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष. कि आप धर्मनिरपेक्षता से क्या समझते हैं? देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन आवर कंट्री. भारत का कोई धर्म नहीं है. भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है. धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है? जिसका कोई धर्म नहीं है, जिस देश के अंदर सभी धर्म समान माने जाते हैं. ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली इन आवर कंट्री. सभी धर्म हमारे देश में समान रूप से माने जाते हैं. एवरी सिटीजन इज अलाउड टू प्रैक्टिस हिज हर ओन रिलीजन. प्रत्येक नागरिक को अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार होता है. उसको हम मना नहीं कर सकते, चाहे कोई हिंदू धर्म अपनाए, चाहे कोई मुस्लिम धर्म अपनाए, चाहे हिंदू धर्म का व्यक्ति हो, चाहे मुस्लिम धर्म का व्यक्ति हो, हम किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगा सकते. फोर्थ इज, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन. और हमारे संविधान के अंदर भी क्या कहा गया है? हमारे संविधान के अनुसार क्या है कि किसी भी धर्म के आधार पर, किसी को भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव या कोई उसके साथ अन्याय नहीं किया जाएगा. आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक? कि आप लोकतंत्र से क्या समझते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस टर्म द सिटीजन इन इंडिया चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शंस हेल्ड एवरी 5 ईयर. कि डेमोक्रेटिक टर्म के अकॉर्डिंग क्या है कि इंडिया के जो सिटीजन है, इंडिया के जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं. और चुनने की क्या प्रक्रिया होती है? चुनाव के द्वारा इनको चुनते हैं 5 साल के लिए. 5 साल के लिए एक सरकार चुनी जाती है ना. चुनाव, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो कितने साल के लिए होते हैं? 5 साल के लिए होते हैं. और राज्यसभा के 6 साल के, मतलब हर 1/3 सदस्य हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं.
तो क्या है कि हमारी जो सरकार बनती है वो लोकसभा के मेंबर्स से बनती है, जो हम लोग अपने चुन के भेजते हैं। सेकेंड पॉइंट इज, इन इंडिया ऑल द एडल्ट सिटीजन्स आर अलाउड टू वोट अंडर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है कि जो भी भारतीय नागरिक 18 साल या 18 साल से ऊपर है उसको वोट देने का अधिकार है। सभी की एक वोट, एक नागरिक एक वोट का अधिकार है सभी को, कि एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है और सभी व्यक्तियों की वोट समान मानी जाती, किसी की ज़्यादा या कम नहीं। किसी ने वोट दिया तो ये नहीं है कि उसकी 2 वोट काउंट होंगी और किसी ने वोट दिया तो उसकी आधी वोट काउंट होगी, ऐसा नहीं है। सभी की वोट बराबर काउंट होती है। तो क्या है कि भारतीय जितने भी युवा हैं या एडल्ट हैं, मतलब जो नौजवान हैं, उनको वोट देने का अधिकार है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंतर्गत। नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन The fifth question is, what do you understand by fundamental rights? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो हैं अपने, उनसे आप क्या समझते हैं? आंसर इज, फर्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर एसेंशियल फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। कि मौलिक अधिकार क्या है कि वो अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति का, मतलब एक व्यक्ति का संपूर्ण जो विकास करते हैं उसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। दीज आर डिफाइंड एज द बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन। और इनको बेसिक मतलब कि आधारभूत, मूलभूत सिद्धांत हैं, ये मूलभूत ये अधिकार हैं किसी एक नागरिक के। द 6 फंडामेंटल राइट्स आर लेड डाउन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अपने कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं जो संविधान के पार्ट नंबर 3 के अंतर्गत आते हैं। दे आर, कि ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, संवैधानिक जो अधिकार होते हैं वो हैं ये, ठीक है। नाउ वी डू द 6th क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल ड्यूटीज। एक तो होते हैं फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार होते हैं हमारे, एक होती है फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे कर्तव्य होते हैं, ठीक है। अधिकार हमारे लिए होती है और ड्यूटीज़ भी हमारे लिए होती है जो हमें अपने राष्ट्र के लिए करनी होती हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर डिफाइंड एज द मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स। कि फंडामेंटल मौलिक जो हमारे कर्तव्य हैं वो क्या है? मोरल ऑब्लिगेशन है सभी लोगों के लिए, मतलब सभी का ये एक मोरल का मतलब मौलिक ये कुछ अधिकार हैं जो हमें मानने चाहिए। टू हेल्प प्रमोट ए स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म एंड द अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया, जो मदद करते हैं राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति में और भारत की जो एकता को बनाए रखने में, ठीक है। दीज ड्यूटीज़ आर लेड डाउन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये ड्यूटीज़ क्या है कि ये ड्यूटीज़ संविधान के भाग नंबर 4 के अंतर्गत आती है। इन ड्यूटीज़ के अंदर बेटा क्या होता है, जैसे कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय संपत्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ पौधों को अनावश्यक काटना नहीं चाहिए, कोई सूखा हुआ पेड़ है तो ही काटना चाहिए, मतलब हरे पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, हमें फूल नहीं तोड़नी चाहिए, या हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान करना चाहिए। मतलब जो भी चीज़ें हमारे राष्ट्र के लिए राष्ट्र हित में सहायक हैं। नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। बेटा 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं अपने, जो 2 तो बैक क्वेश्चंस में आ चुके हैं, एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का और एक फंडामेंटल राइट्स का। अब हम जो 3rd क्वेश्चन, एक जो अलग से क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से इंडिया इज ए सेकुलर। हम ये मतलब कि व्हाट डज इट मीन कि इसका क्या अर्थ है। हम ये कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, सोवर्जियन एंड डेमोक्रेटिक कंट्री है, कि भारत एक सोवर्जियन और एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो आंसर इज सेकुलर। द प्रिम्बल डिफाइंस इंडिया एज ए सेकुलर कंट्री हैविंग नो स्टेट रिलीजन, ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली।
कि जो हमारी प्रस्तावना है, प्रिम्बल का मतलब क्या है, प्रस्तावना, संविधान के आगे एक प्रस्तावना लिखी गई है जो जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, छोटा संविधान भी कहते हैं। तो ये क्या है कि सेकुलर जो धर्मनिरपेक्षता है, हमारी प्रिम्बल बताती है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और भारत के अंदर सभी धर्मों को एक समान माना जाता है। सोवर्जियन, इट मीन्स दैट इंडिया इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। सोवर्जियन का मतलब क्या है, संप्रभुता, कि भारत एक ऐसा राज्य है जिसके ऊपर कोई बाहरी कंट्रोल नहीं है, बाहरी कोई उसके ऊपर अधिकार नहीं है किसी बाहरी कंट्री का, क्योंकि भारत पहले क्या था, ब्रिटिश सरकार के अंडर में था, लेकिन अब भारत एक स्वतंत्र राज्य है। विच मेक्स हर ओन लॉज, और जिसकी खुद इंडिया हैज़ इट ओन गवर्नमेंट, भारत की खुद की सरकार है जो भारत के लिए नियम बनाती है। डेमोक्रेटिक, धर्मनिरपेक्षता, इट मीन्स दैट सिटीजन इन इंडिया चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शंस हेल्ड एवरी 5 years। लोकतंत्र का क्या मतलब है कि भारत की जो जनता है वो चुनाव के द्वारा प्रत्येक 5 साल में अपने प्रतिनिधि चुनती है, अपनी सरकार चुनती है। सो वी से दैट इंडिया इज ए सेकुलर, सोवर्जियन एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, एक संप्रभु और लोकतंत्र राज्य है। I hope students you understand all these questions, revise all these questions for your exams. Thank you. A very nice morning to all my dear students of class 8th. This is Vinita ma'am from MLP International School, Rajpura. Welcomed you to our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we were revising our syllabus, that chapters we have done in our previous class. Now in this video I'll start a new chapter, that is the chapter 13, sound. You know student, the name of this chapter suggests that the chapter name is sound. Sound, you know, anything that produce vibration के through कोई भी चीज़ जो produce होती है, that you can say that it is a kind of sound, and it is also a kind of form of energy. Okay student, now see the content that we will read in this chapter, or you can say that the chapter outlines are how sound is produced, आवाज़ किस तरीके से produce होती है, निकलती है, how sound travels, travels कैसे करती है, how we hear the sound, हम sound को कैसे सुनते हैं, what are the noise pollution, क्या होता है noise pollution, characteristics of vibration, vibration की क्या characteristics होती हैं, विशेषताएं होती है, speed, what is the speed of sound, audible and inaudible, audible sounds or inaudible sound, how musical instrument produce sound, और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, नॉइज एंड म्यूजिक, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, साउंड ह्यूमंस के थ्रू किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, एंड नॉइज एंड म्यूजिक में डिफरेंस क्या है, या नॉइज एंड म्यूजिक क्या हो सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट, हियर इज द इंट्रो of the chapter, that sound is a form of energy that produces the sensation of hearing. It plays an important role in our lives. It helps us to communicate with one another. We are able to hear numerous sounds around us. Some are pleasant, such as music or sound of chirping birds. Some are unpleasant, like sounds of a blaring horn. Some are shrill, while others are bass. Some are loud or some are soft. So student, according to this intro, we can say that sound has lots and lots of variety. It has lots and lots of characteristics, and it is what? It is a form of energy. क्या होती है ये? Form of energy होती है that produced through the sensation of hearing. जो हमारे सुनने की क्षमता होती है, that is जो मतलब hearing power हम कह सकते हैं, उसको जो सुनाई देता है, that is the sound. ये vibrational होता है, means कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर सपोज दैट ये पेन है, इस पेन को ही मैं इस तरीके से मूव करूँगी तो इसमें से भी कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रही है. इट डिफर दैट इट इज़ एन ऑडिबल और इनऑडिबल. ये सुनने के मतलब सुनाई दे रही है या नहीं सुनाई दे रही है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट द साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज एयर में कोई भी चीज़ हम मतलब वेव कर रहे हैं तो उसकी जो वाइब्रेशन है कुछ उससे साउंड प्रोड्यूस होती है.
कुछ हर्ट्ज में, बिकॉज साउंड जो होती है स्टूडेंट दैट इज मेजर्ड इन द हर्ट्ज, ये हर्ट्ज में प्रोड्यूस मेजर होती है. सो वो बिलो 20 हर्ट्ज है या मोर देन 20,000 या जो भी है. सो ऑल दिस वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. नेक्स्ट द टॉपिक इज हाउ साउंड इज प्रोड्यूस. वी हैव talked about that how sound is produced, it is the content of this chapter. Then what is sound, तो already हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. now how it is produced, ये किस तरीके से प्रोड्यूस होती है. see student, it produced by making object move to and fro or back and forth. मैंने अभी आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया कि to and fro and back and forth, किसी भी चीज़ को आगे पीछे जाना and side by side जाना, that is the way to produce the sound. The to and fro or back and forth motion of an object is called vibration. किसी भी चीज़ का आगे पीछे जाना या मतलब ऊपर नीचे हिलना, that is the way of the vibration. ये vibration होता है. मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट में अब after this I'll tell you through it an activity that when a tightly stretched band, आपने देखा अगर रबर बैंड आप लेते हैं एंड आप उसको स्ट्रेच करते हैं एंड उसकी एक स्ट्रिंग को पकड़ के इस तरीके से जब हम मूव करते हैं तो उसमें से वाइब्रेशन निकलती है. दैट वाइब्रेशन इज विजिबल होती है हमें, बट इन केस इट इज़ सो स्मॉल. कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत ही छोटी होती है कि हमें दिखाई नहीं देती है एंड उससे मतलब वाइब्रेशन होने से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो भी कई बार हमें नहीं समझ में आती है. नाउ दिट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाइब्रेशन. अब वाइब्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं स्टूडेंट? The three important characteristics of vibration are mentioned here. The first one is frequency, the second one is amplitude and the time period. कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट अगर उसमें वाइब्रेशन हो रहा है देन उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. द फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, एम्पलीट्यूड होगा एंड टाइम पीरियड होगा, कितना टाइम लग रहा है एंड ऑल. दिस डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड प्रोड्यूस. इन तीनों चीज़ों के थ्रू हम ये कह सकते हैं दैट द वाइब्रेशन इज done or the sound is produced. Okay student, before discussing the characteristics, firstly I would like to explain you this activity. See here is a person that having a scale. उसने आप एक थिन प्लास्टिक रूलर स्केल को लिया है और उसको एक तरफ से होल्ड करके ओके दूसरी तरफ से उसको जस्ट ऐसे, जैसे सपोज दैट मैंने ये पेन लिया है ओके. अब इस पेन को मैंने क्या किया, यहाँ से इस तरीके से किया तो ये ओनली वन टाइम मूव हुआ है, बट वो जो स्केल है वो अप एंड डाउन मूव करता है. तो दैट इज़ द वाइब्रेशन इन अ रूलर प्रोड्यूस साउंड. तो वो जो वाइब्रेशन हो रही है आप ये देख सकते हो, ये डिम सा आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 इस तरीके से जो ये मूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, दैट प्रोड्यूस द साउंड. आप इसके थ्रू आप कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है दैट प्रोड्यूस द साउंड. ओके now student, the characteristic of sound, we will first need to study that the characteristic of vibration. Before discussing the characteristic of the sound, we would like to discuss what are the characteristics of the vibration. So student, let us understand the properties of wave in a detail with an example of simple pendulum. Here is an example of simple pendulum student. ये आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है एंड यहाँ पर ये पेंडुलम है, बॉब जो है जिसे हम बोलते हैं, ये यहाँ पर है. ये इसका मीन पोजीशन, मीन इन द सेंस इट इज़ द सेंटर ऑफ द पेंडुलम. ये पेंडुलम का सेंटर पॉइंट है एंड आफ्टर दैट ये टू एंड फ्रो जो मोशन होगा इट इज़ द एक्सट्रीम पोजीशन. ये यहाँ तक मूव कर सकता है ओके एंड इतना आगे जा रहा है उतना ही पीछे भी जाएगा. एंड अगर आप इस डायरेक्शन को एज्यूम करते हैं तो ये आगे पीछे दोनों ही डायरेक्शन है इसकी. तो स्टूडेंट इसी तरीके से जब पेंडुलम जो है मूव करता है तो इसके थ्रू भी साउंड प्रोड्यूस होती है. मीन पोजीशन पर कब आता है? जब वो अपने रेस्ट पोजीशन पे होता है. ओके स्टूडेंट, सिंपल पेंडुलम है, स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ है, साइड बाय साइड मूव कर रहे हैं. तो ऑसिलेशन मूवमेंट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज अ काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. तो इसमें बैक एंड फोर्थ दोनों आगे पीछे दोनों जा रहा है एंड बीच में वो समटाइम के लिए रेस्ट पे भी आता है. ओके तो ये जो पोजीशन है इसको हम मीन पोजीशन बोलेंगे. जिसकी रेस्टिंग पोजीशन है दैट वी कॉल द मीन पोजीशन. ओके और A to B एंड B to C जो ये आप देख रहे हैं मेंशन किया हुआ है एंड C बैक टू A, it is called the one complete rotation. See hello, this pendulum moves A to B
ओके, एंड आफ्टर दैट B to C. ओके, ये A to B जाता है, B to C जाता है, C to A आता है. दिस वी कॉल्ड अ कंप्लीट रोटेशन और कंप्लीट ऑसिलेशन मूवमेंट. ओके, नाउ सी what are the system amplitude. Now I have told you that there are three characteristics through which can say that this is the vibration. The first one is amplitude. Amplitude क्या होता है? The maximum displacement of a vibrating body from its mean position on either side of the mean position is called its amplitude. mean position से कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, ओके, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये इसकी प्लेस है, बट इस प्लेस से वो डिस्प्लेस हो रहा है. वाइब्रेटिंग बॉडी है, मूव कर रहा है अपनी मीन पोजीशन से आइदर साइड्स पे जा रहा है. दैट वी कॉल एन एम्पलीट्यूड. ये हमारा क्या हो जाएगा? एक पूरा एम्पलीट्यूड हो जाएगा इस पेंडुलम का. ओके, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स व्हेन द बॉब इज B to C. सी स्टूडेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है बिकॉज A to B जा रहा है, लेस डिस्प्लेसमेंट है, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे गैपिंग कम है, और A to C और C to A भी गैपिंग कम है, बट द मोस्ट डिस्प्लेसमेंट जो है वो फ्रॉम B to C है. सो दिस इज द होल एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पेंडुलम. ओके, नाउ दिस इज द टाइम पीरियड. The time period, time taken to complete one oscillation. Student C, it is a very important topic. These all the characteristics are very important to calculate the word problem. So listen very carefully that to complete one oscillation को complete करने के लिए जितना भी time लगता है, that we call the time period. Okay student, this we call the time period. Okay, पूरा एक complete oscillation मैंने आपको बताया था, A to B, B to C का जो पूरा मतलब A to B, then B to C and back to A, जो पूरा रोटेशन था उसका, वो हमारा एक कंप्लीट ऑसिलेशन वन टाइम पीरियड कहलाएगा. तो टाइम पीरियड C स्टूडेंट, टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय T एंड इट इज मेजर्ड इन सेकेंड्स. T से डिनोट किया जाता है कैपिटल T एंड मेजरमेंट होती है इसकी पर सेकेंड से. In the figure I have already told you that the pendulum, how this pendulum move, and this is the formula that how we will calculate the time period. The next is frequency. Sister, what is the frequency? The number of vibration made by the vibrating body in 1 second is known as its frequency. One vibrating, जो body है वो 1 second में कितनी वाइब्रेट कर रही है, वो टोटल जो होगा हमारा स्टूडेंट, वो टोटल हमारा जो होगा, दैट वी कॉल द फ्रीक्वेंसी. एंड इट कैन बी मेजर्ड और इट्स ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द हर्ट्ज. आई हैव टोल्ड यू दैट साउंड इज मेजर्ड इन द हर्ट्ज एंड इट इज द वी कैन से दैट दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑल्सो इफ अ बॉडी मेक्स 100 वाइब्रेशन. सी हियर इज एन एग्जाम्पल, थ्रू एन एग्जाम्पल गिवन कि एक बॉडी जो है, इफ इट मेक 100 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, अगर वो 1 सेकेंड में 100 वाइब्रेशन करती है, देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी 100 हर्ट्ज. तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 100 हर्ट्ज होगी. एंड ट्यूनिंग फॉर्क का दिया हुआ है, फॉर्क की मीन्स जो आप चिमटा वगैरह होता है, एंड यू नो, तो वो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 384 हर्ट्ज में 384 वाइब्रेशन पर सेकेंड. वो पर सेकेंड में आई शो यू, sorry student, the diagram of the tuning fork is not mentioned in your book. You can see it in your in the Google also if you try to search it. Okay, so here it is mentioned that ये कुछ नहीं होता, जस्ट एक इस तरीके की शेप होती है, यहाँ पे एक अटैच होता है. तो जब इसको मूव करते हैं तो ये 384 सेकेंड्स टाइम मतलब पर सेकेंड में मूवमेंट करता है. सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क. ओके, मल्टीपल यूनिट जो होती है दैट इज किलो हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1000 हर्ट्ज. 1000 हर्ट्ज के इक्वल किलो हर्ट्ज होते हैं, बिकॉज यू नो ना 1 किलोमीटर इज 1 kg is equal to 1000 grams, so that is the similar to that. So student, that's all for today. You have to write fill in MCQs in your fair notebook and try to find out. Okay, hello students, welcome you to online classes of MLP School Rajpura. Student type Priyanka ma'am. Today's session teach you subject GK and class is 8th here. Chapter is 18 and 19. So let's start our chapters.
स्टूडेंट और चैप्टर नेम इज फॉरेस्ट इन इंडिया। भारत में जितने भी टाइप्स के वन है उनके बारे में बताया गया है। फॉरेस्ट होता है वन। द फॉरेस्ट इन इंडिया कवर 19.27% ऑफ लैंड एंड वर्ड फॉरेस्ट कवर एस्टिमेटेड टू बी 6,33,397 स्क्वायर किलोमीटर। इतने स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। दिस फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड 5 मेजर वेजिटेरियन रीजन्स। ठीक है, तो स्टूडेंट आपसे ये क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट डिवाइड इन इंडिया। तो क्या हो जाएगा 5 टाइप्स। कितना परसेंट कवर कर रखा है 19.27 और ये स्क्वायर किलोमीटर में इतना दे रखा है इसमें। फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये मीन्स सदा ही हरे भरे रहते हैं। इनको हाई रेनफॉल की नीड होती है, मीन्स ज्यादा बारिश की नीड होती है। ये कहाँ पे मिलते हैं, जहाँ जो हमारा बारिश का जो लेवल है वो कितना होना चाहिए 300 सेंटीमीटर पर ईयर इन ए क्लाइमेट। हाई ह्यूमिडिटी मीन्स इसको नमी भी की भी जरूरत है और इतना ही टेम्परेचर की नीड है। मोस्ट ऑफ सच फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द विंडवर्ड साइड्स ऑफ द वेस्टर्न घाट ऑफ एल्टीट्यूड रेंजिंग फ्रॉम 500 to 1500 meters and in hills regions of northeastern part of India। तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ज्यादा मिलते हैं इंडिया के में। नेक्स्ट वन इज सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मीन्स जो जिसमें आधे हरे भरे रहते हैं और आधे सूख जाते हैं। मीन्स कुछ टाइम ये हरे भरे रहते हैं और कुछ टाइम ये सूख जाते हैं। दिस लाइज ऑन रिलेटिवली ड्राई साइड्स ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट West Bengal, Odisha and the other northern eastern region of India. These forests are generally confined to the area receiving about 200 centimeter rainfall। और इनको कितनी बारिश की नीड होती है 200 सेंटीमीटर। Bamboos, ebony and rubber tree are economically important for vegetation of this region, but difficulty of exploration make them little commercial use। ये जो इबोनी नया वर्ड है तो ये इसका मतलब होता है आबनूश। ये एक पेड़ होता है आबनूश का जो कॉमर्शियल यूज में आता है इसकी वुड। नेक्स्ट वन इज ट्रॉपिकल डेडिकस फॉरेस्ट, मीन्स जो उष्णकटिबंधीय भी होते हैं और पर्णपाती भी होते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन दैट गेट अबाउट 100 to 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एज पर एनम। इनको कितनी बारिश की नीड होती है 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। दे ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन पेनिनसुलर इंडिया teak, sal and sandalwood, seasham and mogar trees that grow the abundance in these forests economically very valuable। जो इस तरह के वन होते हैं उसमें बहुत ही कीमती जो लकड़ियां होती हैं उस वाले पौधे होते हैं पेड़ होते हैं जैसे कि टीक साल सागवान जिससे फर्नीचर का सामान ज्यादा बनता है। ओके, नेक्स्ट वन इज थ्रॉन फॉरेस्ट जिसमें झाड़ियां और कांटे होते हैं। इस तरह के फॉरेस्ट ये कहाँ पे मिलते हैं, ऑब्वियसली जहाँ कम बारिश होगी तो वहाँ इस तरह के पौधे ज्यादा मिलते हैं। तो जहाँ जो बारिश का लेवल है रेनफॉल का जो लेवल है वो 80 सेंटीमीटर से भी कम होता है, वहाँ उस एरिया में ये फॉरेस्ट है ये मिलते हैं। और इसमें कॉमन मोस्टली प्लेस कौन से, वेस्टर्न पंजाब, साउथ वेस्ट हरियाणा, राजस्थान, पार्ट ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश एंड द ड्रायर पार्ट ऑफ दक्कन। दक्कन ये दक्कन का पठार एक भारत का बहुत सबसे ऊंचा पठार है। बसिस स्क्रब्स एंड केक्टी ग्रो द वेरी ड्राई एरिया एंड द डेजर्ट रीजन। इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं कांटेदार उनमें झाड़ियां ज्यादा उगती हैं और ये वेस्टर्न पंजाब में, साउथ वेस्ट हरियाणा और राजस्थान में ज्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज टीडल फॉरेस्ट जो ज्वार का जंगल, मीन्स जो समुद्र में जो हलचल होती है उससे जो पानी बाहर निकलता है उससे जो फॉरेस्ट उगते हैं उनमें बताया गया। और ये मोस्टली कहाँ होते हैं, डेल्टा ऑफ रिवर्स, नदी के में जो डेल्टा होता है उसके आसपास, विच आर सब्जेक्टेड टाइड्स इम्पोर्टेंट अमंग बीइंग द फॉरेस्ट ऑफ मेहंदी एंड गंगाज डेल्टा, महानदी एंड गंगाज डेल्टा। जो महानदी और गंगा है उसके डेल्टा पे ज्यादा मिलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है मैंग्रोव फॉरेस्ट, सुंदरबंस इन गंगा डेल्टा आर हंट्स ऑफ फेमस बंगाल टाइगर। जो जहाँ पे सबसे ज्यादा किसका शिकार होता है, किसके लिए फेमस है, जो बंगाल का टाइगर है वहाँ बहुत ज्यादा मिलती है और वहाँ पे उसकी हंटिंग भी होती है। एंड द फॉरेस्ट रीजन इटसेल्फ हैज बीन नेम्ड आफ्टर सुंदरी ट्रीज ग्रो हेयर। दीज फॉरेस्ट yield firewood and
टैनिंग मटेरियल, यहाँ पे फायरवुड और टैनिंग मटेरियल के ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं. सो स्टूडेंट, दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट यू हैव टू लर्न and write in your notebook. That question asked from in exam. तो आपको इसमें से 5 इन बिटवीन क्वेश्चन बनाने इस चैप्टर में से और आपको अपनी नोटबुक में राइट करने लाइक दैट. फर्स्ट वन इज व्हाट इज द हाउ मच एरिया कवर्ड बाय द टोटल लैंड ऑफ इंडिया फ्रॉम फॉरेस्ट एंड कितने किलोमीटर में ये स्प्रेड है मीन्स फैला हुआ है. टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. ओके. Next one is chapter number 19, Indian Railway. Indian Railway, which was started on April 18, 1850. 18 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल चलाई गई और वो कहाँ चलाई थी? बॉम्बे से थानेसर के बीच में. ये महाराष्ट्र में है दोनों प्लेस. वहां से चलाई गई थी. और जो इंडियन रेलवे सिस्टम है वो वर्ल्ड ट्रेन लिंक द कैपिटल सिटीज और इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ वेरियस इंडियन स्टेट्स. नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली, वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया विद ओनली फ्यू स्टॉप्स. दिस ट्रेन आर फुल्ली एसीड एंड एयर कंडीशनर. मीन्स फुल्ली एसी होती हैं. तो कौन सी होती है? राजधानी एक्सप्रेस. नेक्स्ट वन इज दिस एयर कंडीशन ट्रेन आर फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द एक्सपेंसिव. जैसे शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस को अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए चैरिट ऑफ द पुअर. चैरिट होता है रथ. तो गरीब रथ के नाम से ये ट्रेन है, ये चलाई गई है गरीब लोगों के लिए. थर्ड वन इज दीज आर इंटरसिटी ट्रेन फॉर ट्रेवलिंग ड्यूरिंग दे आर एयर कंडीशनर एंड ओनली प्रोवाइड सीटिंग फैसिलिटी. और इसमें सिर्फ बैठने की फैसिलिटी होती है. आंसर इज शताब्दी. नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द हेरिटेज ऑफ इंडिया. दिस इज ए लग्जरी ट्रेन डिजाइन टू प्रमोट tourism in Rajasthan. It is one of the most expensive train in India. तो आंसर इज द पैलेस ऑन व्हील्स. इसका क्या नाम है? पैलेस ऑफ ऑन व्हील्स. फिफ्थ वन इज दिस ट्रेन इज द ओल्डेस्ट ऑपरेटिव लोकोमोटिव होता है जो अपने आप चलती है इन द वर्ल्ड. इट इज ऑपरेटेड ओनली दिल्ली टू अलवर. और ये दिल्ली से अलवर के बीच में ऑपरेट की गई थी. आंसर इज फेयरली क्वीन. Next one, that this train connect to India and Pakistan. The train service was discontinued in 2002 and relaunched in 2004. ये 2002 में बंद कर दी गई थी, फिर 2004 में दोबारा से चलाई गई थी. इसका नाम क्या है? समझौता एक्सप्रेस. ओके. सो स्टूडेंट, दीज आर सम रेलवेज ट्रेन दैट इन बिलोंग्स टू इंडियन रेलवे. तो आपसे ये क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है कि राइट 5 ट्रेन्स नेम दैट बिलोंग्स टू इंडियन रेलवे सिस्टम. ओके. Morning student, welcome to online classes. This is Saruj from MLP International School Rajpura. So student, nowadays we are doing our revision part. So in this regard, let's start and continue. सो स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो है ये मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स का सारी डिटेल आपको बताई है, समझाया है. नाउ टुडे वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, द मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स. तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर ऑल द मैथोलॉजिकल क्रिएचर बिलीव टू पोसेस. यानी कि उनको क्या बिलीव माना जाता था, सारे मैथोलॉजिकल जितने भी क्रिएचर्स थे. यस, answer of this question is all the mythological creatures were believed to possess, create wonder and excitement in our lives, having magical or supernatural powers. Some were terribly evil and dangerous. यानी कि मैथोलॉजिकल जो क्रिएचर्स थे ये माना जाता था कि वो जो है एक तरह से वंडर क्रिएट करते थे और एक्साइटमेंट क्रिएट करते थे, और कुछ तो ऐसे थे जिनके पास सुपर मैजिकल और सुपर नेचुरल पावर होती थी, और कुछ को ऐसा माना जाता था जो कि बहुत ही एविल, गंदे और खतरनाक, डेंजरस होते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट लेड टू द वाइड स्प्रेड बिलीव दैट बेसिलिस्क्स वर एबल टू वॉक ऑन वाटर. ऐसा क्या बिलीव था जिसमें कि बताया गया है कि बेसिलिस्क्स जो है वाटर पर भी चलती थी. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वाइड स्प्रेड बिलीव दैट बेसिलिस्क्स वर एबल टू वॉक ऑन वाटर ड्यू टू देयर हिंड लेग्स. इट वुड मूव rapidly and they were known for crossing still water in a
nearly upright position because of his superior ability. तो इसमें क्या है कि विस्परेंट की जो बिलीव्स थे वो ये कहते थे कि जो बिस्लिक्स थे उनके जो हिंड लेग्स यानी कि पीछे के जो पैर थे उनसे वो अपने आप को बहुत ही रैपिडली बहुत ही जल्दी से जो है वो वाटर को क्रॉस कर लेती थी और मोस्टली जो इंस्टेंट वाटर होता था रुका हुआ पानी उसमें, और फिर दूसरी बात उनके पास ये एबिलिटी भी थी कि वो उसको पूरी तरह से क्रॉस कर जाते. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कॉमन. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, where do we find the mention of Montier? Who killed it? हमें जो है Montier कहाँ मिलता है और उसको किसने मारा. Now see the answer 3. The mention of monster is found in Greek mythology. It was killed by Theseus, the son of the king of Athens. तो ये जो है जो मॉन्स्टर है ये कहाँ पाया जाता है, ये ग्रीक मैथोलॉजिकली में पाया जाता है और इसको जो है थेसस ने मारा था जो किसका सन था, एंथस का था, राजा का बेटा था. Now answer, see the question number 4. What is the common belief of an ancient Greek of Romans about the dragon? यानी कि कॉमन ड्रैगन, ये जो है ग्रीक्स और रोमन्स में ड्रैगन के बारे में क्या जो है कॉमन चीजें थी जो वो बिलीव करते थे. So answer to this question number 4. The common belief of the ancient Greeks and Romans about the dragon, that they had the ability to understand the to convey to mortals the settles of the earth. तो इसका मतलब कॉमन बिलीफ उनमें क्या था कि इनमें अंडरस्टैंडिंग पावर होती है और जो है आपस में एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझते थे और ये जो है डिस्ट्रॉय कर सकते थे अर्थ को भी, इतनी जो है एबिलिटी थी. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट वाज ए लंग, हाउ डिड इट ब्रिंग गुड फॉर्चून टू द पीपल. लंग का मतलब क्या होता है और ये एक जो है गुड क्यों था, लोगों के लिए सिंबल्स था. Now answer of the 5 is the lung stood for the power of the king. It brought good fortune to the people by bringing rain and stopping floods. यानी कि लंग का मतलब होता है कि राजा की शक्ति, और ये जो है लोगों के लिए गुड फॉर्चून इसलिए था क्योंकि इससे जो है वर्षा आती थी और ये जो है फ्लड्स को भी रोकता था. Now see the question number 6. How according the Europeans did an यूनिकॉर्न लुक लाइक. यूनिकॉर्न ये यूरोपियंस के अकॉर्डिंग. Now answer of this question number 6 is according to the Europeans the unicorn look like a beautiful and spotlessly white horse with a single horn producing from its forehead with medicinal power. यानी कि यूरोपियन के अकॉर्डिंग जो है यूनिकॉर्न एक बहुत ही सुंदर जो है व्हाइट घोड़ा था जिसके फोरहेड से जो है एक हॉर्न निकलता था फोरहेड पे, और वो जो है एक मेडिकल पावर से संबंधित था. Now see the question number 7. What did the key ring do when it saw an evil person? Key ring क्या करता था जब अगर वो किसी evil person यानी बुरे इंसान को देखता था. Now see the question number 7. In Japan the unicorn was called the Kirin. यूनिकॉर्न को हम जापान में किरिन के नाम से जानते हैं. When it saw a evil person it would go with him or her with its horn. वो जो है एज अ पनिशमेंट जो है उसको अपने हॉर्न से जो है हिट करता था. तो ये है उसका किरिन का व्हाट ही डू व्हेन द ही सी द इविल पर्सन. अब देखिए बेटा ये जो है आपका F, रीड द लेसन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स. आपको ये ओन वर्ड्स में लिखना है. तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द वेरियस मैथोलॉजिकल क्रिएचर मेंशन इन मैथोलॉजिक्स. तो ये आपको इसमें बताना है कि कौन कौन से जो है मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स मेंशन किए हुए हैं. राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एनी ऑफ दैम. और उनमें से जो जितने भी मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स आपको मेंशन किए हुए उनमें से किसी एक पर आपको ब्रीफ नोट लिखना है. सो सी द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है तो वेरियस मैथोलॉजिकल क्रिएचर मेंशन इन मैथोलॉजिक्स वेर
basilisk, the monster, the dragon, and the phoenix, the unicorn. तो these are the ये इसमें जो है मैथोलॉजिकल भी दिया गया है. अब देखिए इसमें किसी एक के बारे में डिस्क्रिप्शन. तो यहाँ पे है मॉन्स्टर. मॉन्स्टर के बारे में दिया गया. The mention of the monster is found in the Greek mythology. It had the body of a human being and head of a bull. It used to eat human flesh. It lived in a underground maze built under the place of Manus of the king of Crete. It was killed by Theseus, the son of the king of एंथिस. तो ये जो है मॉन्स्टर है, ये ग्रीक के उसमें मैथोलॉजिकल स्टोरीज में पाया जाता है. और ये एक इसका जो है पूरा जो है बॉडी वो ह्यूमन बीइंग का होता है, हेड जो वो बुल का होता है, और ये ह्यूमन फ्लैश खाता है. और ये जो है किंग को अंडरग्राउंड जो है मेज में इसके रहने के लिए जो है बनाया जाती है जगह. और ये जो किंग जो है थेसियस ने इसके सन ने इसको जो है मारा था. Now see the question number 2. What did the Arabians believe about the phoenix? Arabians जो phoenix के बारे में क्या believe करते थे? Now see the answer of the question number 2. The Arabians believed that only one phoenix lived at a time. It could live very long, usually up to 500 years. It was a colorful bird having black, white, red, green, and yellow feathers. It lived near a cool well and used the water from the well to have a bath easily way every day. And it sings so beautifully that even the sun would stop to listen. यानी कि जो है अरेबियंस का मानना था कि फोनिक्स जो है वो एक समय में एक ही जिंदा रहती है, दूसरी फोनिक्स नहीं होती है. और दूसरी बात, ये एक बहुत ही जो है लंबे समय तक जीती है, जो कि 500 साल तक लगभग. और ये बहुत ही कलरफुल बर्ड होती है, जैसे ब्लैक, व्हाइट, रेड, ग्रीन कलर्स इसके फेदर्स होते हैं. और ये कोल्ड वाटर या इसके पास रहती है क्योंकि ये डेली जो है नहाती है. और ये इतना बढ़िया गाना गाती है कि इसकी आवाज को सुनने के लिए जो है सूरज भी अपने स्थान पर एक बार रुककर इसको सुनता है. तो दीज आर द थिंग्स बिलीव बाय द अरेबियंस. सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपका इतना ही. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल जस्ट एक्सप्लेन द फर्दर एक्सरसाइज. सो आपको एज यूजुअल यही करना है कि आप पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें. Thank you, take care and bye. Welcome to our YouTube channel. This is for 8th class. Students, today I will tell you the infinitive verbs, how we are going to use with the using without to and with the help of to. क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम infinitive verbs के साथ हम to यूज़ करें और किसी के साथ हम यूज़ नहीं भी करते. So today I will tell you कि without to हम कैसे infinitive verbs को यूज़ करेंगे. When infinitive is used without to, it is called a bare infinitive. जो तब हम to वर्ड यूज़ नहीं करते तो उनको क्या बोलते हैं? bare infinitive. Models like shall, should, will. In previous chapter you read about models. What are models? You can see the examples here. Are always followed by an infinitive without to. जब हम सेंटेंस में मॉडल्स का यूज़ करेंगे देन वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ टू. सो वेन एवर वी आर गोइंग टू यूज़ दीज वर्ड्स इन द सेंटेंस वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ टू. फॉर एग्जाम्पल, लीडर्स मस्ट लर्न टू फोकस मोर ऑन सर्विस एंड लेस ऑन कंट्रोल. इट मीन्स अगर हमने इसमें मस्ट यूज़ किया है जस्ट बिफोर वर्ब, वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ टू. अब हमें यहाँ पे टू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. सो नाउ लेट्स सी अनदर वर्ड्स. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि हम टू कहाँ यूज़ नहीं करेंगे. वी ऑल्सो यूज़ द इन्फिनेटिव विदाउट टू आफ्टर द वर्ब्स ऑफ प्रिसेप्शन. लाइक कुछ वर्ब्स ऐसी हैं उनके साथ हम टू यूज़ नहीं करेंगे, लाइक सी, हेयर, वॉच, नो एंड फील. These are the verbs which are not going to use to. इनके साथ भी हम to वर्ड यूज़ नहीं करेंगे.
You can see the example, I saw the car disappear round the corner. So students, इसमें भी आपको यही लिखा हुआ है कि इनके साथ टू वर्ड यूज़ नहीं करना. नेक्स्ट पॉइंट इज किसके साथ वर्ड टू यूज़ नहीं करना, एक्सप्रेशंस के साथ. एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं, जब जिसके अंदर हम इमोशंस या कोई हमें फीलिंग्स हैं उनके साथ भी हम टू वर्ड यूज़ नहीं करेंगे. यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑल्सो. नाउ स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू एन एक्सरसाइज कि आपको कुछ और वर्ड्स हैं. यू कैन सी हेयर वी यूज़ इन्फिनेटिव विदाउट टू आफ्टर सम प्रीपोजिशंस. कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे हैं उनके साथ भी हम टू वर्ड यूज़ नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल like then, but. You can see the example, he said that he would die rather than surrender. surrender से पहले ही उसकी डेथ हो गई. So I will on the basis of this question I will give you an exercise. I have done this exercise for you. You can see here, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द इन्फिनेटिव विद और विदाउट टू. आपको जहाँ ज़रूरत है वहाँ टू यूज़ करेंगे और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे टू वर्ड यूज़ नहीं करेंगे. सो लेट्स सी. फर्स्ट इज़ आई डोंट वॉन्ट टू गो टू डू एनीथिंग एनर्जेटिक. आई रेदर देन अप्रोच डाउन इन द hammock एंड लिसन टू द साउंड ऑफ द बर्ड्स. नेक्स्ट वर्ड इज़ फादर कीप्स getting this pain in his leg. I like he did better. Better is the word, so you are not going to use to, only use a physician. Better use a physician. So students, like this you are going to use. I have done this exercise for you, complete exercise. So you just complete this exercise on your own. I have done. You can see here, and you also just think and fill this exercise by revising these rules so you can understand better. Okay students, now let's start with the next topic, that is use of to and to. इन दोनों वर्ड्स को कैसे यूज़ करेंगे आपको सबको पता है. जब हमें कुछ ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तो वी आर गोइंग टू यूज़ टू. जब हम किसी ज़्यादा क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं कि टू मच है ये, और टू हम इन्फिनेटिव के साथ वो यूज़ करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज ऑल्सो. नाउ आई वॉन्ट टू जस्ट क्लियर विद द एक्सरसाइज कि आपको कैसे समझ में आएगा उसके साथ. सी हेयर, योर ग्रेड्स, इन दोनों में आपको क्या करना है, टू और टू का यूज़ करना है जहाँ नीड है. सी योर ग्रेड्स आर सो लो. आपने यहाँ पे पढ़ा था कि अनु वॉज सो टायर्ड. सो इसमें क्या यूज़ किया, सो की प्लेस पे हमने क्या यूज़ किया है, टू, TOO, यानी कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टायर्ड है. तो इसमें क्या करेंगे, योर ग्रेड्स आर टू लो दैट यू कैन नॉट गेट एडमिशन इन टू prestigious college. Next is the rent of this house is too high that we cannot to afford it. We can't go to afford it, कि हम उसे afford नहीं कर सकते. So next is the little boy was too prettified that he couldn't describe to the incident well. I was too absorbed in my homework that I didn't to hear the doorbell. She is such a good है, तो सच की प्लेस पे क्या यूज़ करेंगे, टू. She is too good woman that she cannot offend to anyone. I loved the color of the fabric too much that I couldn't turn into down. So students, I hope you understand the difference between two and two. Now next topic is with the help of infinitive sentences. See, infinitives to make sentences compact. Compact का मतलब होता है कोई भी चीज़ हम
शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, यानी कि पूरा डिटेल में उसको नहीं लिखकर हम शॉर्ट फॉर्म्स में लिखेंगे। कॉम्पैक्ट का मतलब ही क्या होता है, स्मॉल एंड ईजी टू कैरी। इट मीन्स मीनिंगफुल सेंटेंस, सेम मीनिंग निकलना चाहिए उस सेंटेंस का, लेकिन हम उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे जिससे मीनिंग भी सेम रहे और ज़्यादा से कम स्पेस कम से कम स्पेस यूज़ हो। सी द एग्जाम्पल, फर्स्ट इज Prachi hoped that she would recover from fever like her elder sister. प्राची ये होप कर रही है, ये उम्मीद कर रही है कि वो भी ऐसे ही रिकवर करेगी जैसे उसकी एल्डर सिस्टर ने रिकवर किया था। नाउ दिस सेंटेंस इज़ टू लार्ज। इसको ऐसे देखने से ऐसा लग रहा है ये सेंटेंस बहुत बड़ा है। इसी सेंटेंस में से कुछ ऐसे वर्ड्स लिखेंगे हम कि उस सेंटेंस का मीनिंग भी सेम रहे और उसका मतलब भी सेम रहे। यू कैन सी द एग्जाम्पल, प्राची होप्ड टू रिकवर फ्रॉम फीवर लाइक हर एल्डर सिस्टर। कि प्राची ऐसे ही होप कर रही है कि वो एल्डर सिस्टर की तरह अपने रिकवर फीवर से कर रही है। So we are having so much examples like this. You can read on your own also. I explain you first one. मैंने आपको बता दिया कॉम्पैक्ट सेंटेंसेस कौन से होते हैं और कैसे हम उन सेंटेंसेस को शॉर्ट कर सकते हैं। On the basis of this, we are having a book exercise also. You can see on the next page, page number 86. On the basis of that compact sentences के basis पे हमारे पास book exercise है। Students, tomorrow we are going to discuss about this book exercise. Today you have to do it on your own if you can do. Otherwise leave it. I will do tomorrow. So I hope students you understand this video and the topics what I told you. Thank you everyone.